1 part B. A uniform beam AB of length etna is placed on a horizontal surface and then tilt at an angle of 31 degree to the horizontal as shown in figure. The beam is held in equilibrium by 4 forces that all acts in the same plane. A force of 90 Newton acts perpendicular to the beam at A. The weight W of the beam acts as its center of gravity. Okay. A vertical force Y and a horizontal force X both acts at and B of the beam. Okay. State the name of force X. ये तो फ्रिक्शन Yeah. फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैग फोर्स भी आप इसको कह सकते हो उसे। अच्छा, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट एंड बी कैलकुलेट द वेट ऑफ द बीम। ये इजी है, ये उसी तरह सर जी। क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज, तो सर जो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा वो तो हो जाएगा 90 into 6। ओके, दिस विल बी 90 into 6। यस यस सर। और सर डब्ल्यू का क्या करेंगे? अच्छा डब्ल्यू का हम इस तरह करेंगे कि दिस विल बी 90 times 6। ओके, ये आपका 6 हो जाएगा। ये अच्छा, डब्ल्यू के लिए हम इस तरह कहेंगे दिस इज माई डब्ल्यू। ओके, और इसका यहाँ पे दिस इज 6, दिस विल बी 3। फिर डब्ल्यू कंपोनेंट ले लेंगे या 3 तो ले लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे? इसके लिए हम इस तरह कर लेंगे कि दिस इज डब्ल्यू, तो इसका वो दिस विल बी 3। फिर हम यही ऐसे ही करेंगे 3 cos of 31 नहीं 3 into 31, 3 cos of 31 करेंगे ना, तो cos क्यों लेंगे? आप यही पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे ना इसका, ऐसे तो ले लेंगे, हमें कौन सा पता कि लगेगी। एक्चुअली यहाँ पे आपने इसका परपेंडिकुलर लेना है वेट का, तो वेट आपका कुछ इस तरह होगा। ओ हाँ, वेट का परपेंडिकुलर लेना है। यस, तो 3 cos of 30। यस, 3 cos of 30 लेगा। सर cos क्यों? फिर तो साइन होना चाहिए। cos क्यों? नहीं, cos ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूर होता तो वो फिर साइन लेते। That will be equal to less. So W will be equal to 6, 540 आ जाएगा से divided by 3 cos 31। 210 आ जाता ना। या 210 आ जाते हैं इसे। अच्छा, सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स X। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर दिस इज माई फोर्स X। ओके, दिस इज माई फोर्स X। ओके, अच्छा सर जो W आ जाएगा उसका साइन ही लेंगे? नहीं, W का तो एक ही कंपोनेंट है, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। सर जो डब्ल्यू पे वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और जो वाई पे वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, उन दोनों की वैल्यूज तो सेम होगी ना? नहीं हेलो, आवाज आ रही? नहीं, वो सेम नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे 90 का जो है ना 90 न्यूटन फोर्स वो एक्ट एट सम एंगल कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसका एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। तो वो कंपोनेंट 90 का वाई कंपोनेंट प्लस दिस वाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। वो आप इस तरह कह सकते हो कि यूर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ये वाई हो जाएगा, चाहिए ये फोर्स प्लस इसका वाई कंपोनेंट। इसके दो इसका वाई कंपोनेंट है। 90 न्यूटन का वाई कंपोनेंट। एक्चुअली मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर फोर्स इस तरह होता है, इसका एक कंपोनेंट है, इसका भी एक कंपोनेंट। इफ द फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल, तो इट मींस इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसको आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट करना है इस तरह, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ हो जाएगा, ये जो आएगा यहाँ पे दैट्स विल बी इक्वल टू 90 sin 31 आ जाएगा। तो सर वो x के इक्वल होगा या sin थीटा आ जाएगा, ये थीटा एंगल आपने फाइंड करना है जी। सर लेकिन उसने इस तरह नहीं किया, वो उसने मार्किंग स्कीम में तो बड़ी किसी और तरह से किया था। अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल को हमें नहीं लेना, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल को लेना है। तो हॉरिजॉन्टल देख लो, तो x आपका ये हो रहा है, सही है। और कोई हॉरिजॉन्टल है? इसका तो हॉरिजॉन्टल नहीं है वेट का, इसका भी नहीं है, y का भी नहीं है, एक ही कंपोनेंट है दैट इज अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड है। इसका थोड़ा सा देख लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन इसका थोड़ा सा हमने फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका किस तरह बनेगा। एक्चुअली ये फोर्स आपका कुछ इस तरह का है, वो फोर्स आपका कुछ इस तरह फोर्स एट हो रहा है। ओके, तो इट मीन्स इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, बट फॉर दिस कंपोनेंट आई विल नीड एंगल थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा। ओके, उससे फिर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा सर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x के इक्वल होगा? या दैट्स विल बी इक्वल टू x, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में ऑपोजिट में। सर ये दोबारा बताएंगे कि कैसे एनालाइज किया आपने कि x वाला जोन सा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू द कंपोनेंट 90 डिग्री वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
एक्चुअली यहाँ पे आपके जितने भी फोर्सेस एट हो रहे हैं, सही है, एक्चुअली इफ दिस बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, तो इट मींस इस पे इक्वल फोर्सेस एट हो रहे हैं। अब ये रेस्ट पोजीशन पे ये ब्लॉक, ओके, तो इट मींस इसका वेट है, ओके, दैट एट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स एट हो रहा है, दैट इज एफ एन। सो यू कैन से दैट, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आपका एफ एन क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू वेट, सही है। यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस वर्टिकली इस पे एट हो रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, तो इट मींस इस पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, sum of all the horizontal forces will be equal to 0 and sum of all the vertical force will be equal to 0, or you can say that sum of all the resultant force acting on this block will be equal to 0, this beam, okay. तो sum of all the horizontal force will be equal to 0, तो it means कि sum of all the horizontal forces, x मेरा horizontal पे एट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव में डायरेक्शन में, ओके, तो ये मैं माइनस एक्स ले लूंगा, ये मेरे पास इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो उसका मैंने कंपोनेंट फाइंड करने हैं, 90 का प्लस 90 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, सही है। So that will be equal to 0. Sum of all the horizontal forces will be equal to 0. जिस तरह ये ब्लॉक था, ये रेस्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक ही फोर्स ऐड, दो फोर्सेस ऐड हो रहे थे, वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे ऐड हो रहे थे। तो आपने कहना कि सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एफ एन आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और डब्ल्यू आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो एफ एन माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस, ओके। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्स हॉरिजॉन्टल में, और क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स, यू नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स, ओके। तो उसके लिए मैंने देखना है कि ये तो मेरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स है, अब मैंने और फोर्सेस को देखना है कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, अगर हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में। इसका तो नहीं है, डब्ल्यू का तो नहीं है, इसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज वर्टिकल इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, दिस इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ओके। दिस फोर्स, इस फोर्स का मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक अपवर्ड वर्टिकल, एक आपका राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो दिस फोर्स सर उसने पता है क्या किया, उसने किया 90 साइन थीटा, साइन 31। अभी करते हैं ना उसने तो वो 90 वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया ना सर। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेट करते हैं, ये हमारे पास सर ये तो 90, सर ये हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगा ना, cos थीटा हो जाएगा, 90 cos थीटा। यस 90 cos थीटा, वी नीड टू फाइंड दिस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं, थीटा उसने 31 ही रख दिया। अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे मेरे ख्याल से ये। नहीं, ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यस सर। सही है। टोटल कितना है, 90 है, तो 90 माइनस 31 इज इक्वल टू दिस एंगल, वो कर लो, 90 माइनस 31 59, तो 90 cos 59 इज इक्वल टू, बस ये ले सकते हैं हम। x विल बी इक्वल टू, ये कर लो, आंसर पे चेक कर लो, cos 59, ये शायद सही आ जाए, क्योंकि sin 31 इज इक्वल टू cos 59। 35 है सर, आंसर सही है। क्या आंसर है पीछे? 46.35 है जो यही है। इसके अकॉर्डिंगली सही आ रहा है। 45 आ रहा है, सही। सर मतलब जो मुझे समझ आई है ना कि हमने यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स बना लें, ऑल्टरनेट एंगल्स बना के 90 माइनस 31 करके 59 निकाले और उसका फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। या दिस एंगल विल बी इक्वल टू 59। तो फिर ये जो पीछे जो हैदर बता रहा था मार्किंग स्कीम में किया हुआ है, उन्होंने तो सीधा सीधा वर्टिकल कंपोनेंट लिया, लेकिन उसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ आई, वो जरा बता देंगे आप। एक्चुअली उन्होंने इस तरह किया है ना कि एक यूनिट टू फाइंड दिस फोर्स, ओके, इन्होंने ये फोर्स आपका कुछ इस तरह एट होगा, उन्होंने किस तरह लिखा है, दैट इज इक्वल टू 90 sin 31 उन्होंने लिखा है। ना ऐसे तो नहीं सर। यार एंगल्स की कोई गेम है, वैसे मुझे cos वाला तरीका समझ आ गया। हाँ कॉस वाला तो मुझे भी समझ आ रहा है, इतना क्लियर है। कॉम्प्लेक्स ना बनाएगा, बस सिंपल वो आप देख लिया करो कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहाँ पे एट हो रहे हैं, और जो आपके जो भी नॉलेज है उसके बेस पे कर लिया करो, सही। लाइक आपका बिल्कुल अल्टरनेट एंगल सही, आपको सही। पता है, सही है, अल्टरनेट एंगल ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज टू सिंपल। बिल्कुल सर। लाइक अपना माइंड यूज किया करो, किसी और का माइंड, अगर कोई आपको कह दे कि इधर चले जाओ तो आपने अपना माइंड यूज करना है, उसके बाद आपने एक्ट करना है, इस
ऐसा नहीं कि वो कहे कि समुद्र में छलांग लगा लो बस। सिंपल सही है। यहाँ पे इस तरह कहना है कि आपने बस कंसेप्ट्स को यूज कर लिया करो और उसके अकॉर्डिंगली चलते जाओ। सही है। सर आपकी आवाज अगर- मुझे आ रही। आप अपना नेट चेक करो, सर का सही आ रहा अच्छा, आवाज सही आ रही है आपको? है मुझे तो अब आ सही रही आ मेरा वो साइन भी आ गया, इंटरनेट इज अनस्टेबल। ओके वेट, अब्दुल वासिक को चेक कर लेते हैं ऑनलाइन है कि नहीं। यस अब्दुल वासिक ने। ओके सो अब इस तरह कर लेते हैं कि ये हो गया। अब्दुल वासिक समझ आ गया आपको? नहीं सर, एक बार रिपीट कर देंगे। ओके अच्छा, पार्ट पार्ट सी आपको समझ नहीं आया, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्स, ये वाला। सर पार्ट 2 भी एक बार दोबारा करवा दें। Okay, ये so वाला जो okay, part 2 is by taking moment about end B. Okay, this is the end B. Okay, calculate the weight W of the beam. So we need to find the weight. Okay, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? This is the pivot. Okay, so यहाँ पे आपने सारे फोर्सेस को इनकाउंटर करना है. Okay, यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे आपका एक ये फोर्स है, ओके, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे ये फोर्स भी है, दिस फोर्स इज इन द, ये आपका इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस फोर्स, ये फोर्स भी है. ओके, तो यहाँ पे आपने सारे फोर्सेस को इनकाउंटर करना है. तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आपने अबाउट एंड बी लेना है. ओके, तो आपने सारे फोर्सेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 टाइम्स 6 हो जाएगा. ओके, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा. सही है. ये दोनों फोर्सेस तो आपके जीरो हो जाएंगे, इसके मूवमेंट आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस तो हैं लेकिन मूवमेंट आर्म इसका जीरो है. ओके, वाई को देख लो तो ये बी एंड पे पड़ा है, तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म आपका जीरो है, तो इसका टॉर्क भी जीरो हो जाएगा और एक्स फोर्स का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो वो तो जीरो जीरो आ जाएंगे. डब्ल्यू को देख लो तो डब्ल्यू इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यू विल टेक दिस लाइक डब्ल्यू. इसका हमारे पास वो क्या है, मूवमेंट आर्म डब्ल्यू तो आपका इस डायरेक्शन में है. ओके, तो मूवमेंट आर्म आपने ये वाले लेना है, 90 डिग्री वाले लेना है. सही है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था. एंड दैट इज इक्वल टू हाफ विल बी इक्वल टू 3 and that is equal to 3 cos 31. So from this we will find the weight. Okay, अब next part क्या था, determine the magnitude of force x. तो हमारे पास यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये हमारे पास बीम जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन मींस के सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, यानी सिंपल सम ऑफ ऑल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स x. तो यहाँ पे x आपका हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल देखना है कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि नहीं. यहाँ पे देख लो x का हॉरिजॉन्टल है इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो ये -x हो जाएगा. यहाँ पे इसका 0 है क्योंकि इसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन. This force is acting in the negative y direction and this y force is also acting in the positive y direction. तो इसका भी एक ही कंपोनेंट है, इसका भी एक ही कंपोनेंट है. ये फोर्स आप देख लो तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल. ओके, ये आपका कुछ इस तरह का एक्ट हो रहा है. सही है. तो इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये बन रहा है एंड दैट इज ऑपोजिट टू फोर्स x. दिस इज फोर्स x. तो ये माइनस 90 डिग्री नहीं है ए जो हमारा है, कौन सा ए जी, ए पे जो फोर्स होना है, ठीक है नहीं? नहीं वो 90 डिग्री पे नहीं है. आप इस तरह देख लो, ये आपका एक्स वाई एक्सिस है. सही है, इसके अकॉर्डिंगली देख लो तो फिर नहीं है आपका, ये तो आपका है ठीक है. W. सही है, लेकिन ये नहीं है, ये फोर्स आपका कुछ इस तरह का है, वो 90 डिग्री टू द मूवमेंट आर्म है. सही है. ठीक है सर, ठीक. तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, वो उसका कंपोनेंट ले लो, उसका कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा 90 cos थीटा, दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो, सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द एक्स वैल्यू. ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन? जी सर, आगे चलते हैं. ओके, okay, next question. A solid cylinder is lifted out of oil by a wire attached to a motor. Figure this show two different position x and y of the cylinder during the lifting process. Okay, the motor is fixed to an overhead beam. The cylinder has cross-sectional area of this length 1.2 meter and weight 560 newton. The density of oil is 940. Throughout the lifting process, the cylinder moves vertically upward with a constant velocity of 0.020 meter per second. The viscous force of the oil acting on the cylinder is negligible. Calculate the density of the oil. अच्छा, विस्कोसिटी का लास्ट टाइम अब्दुल वासिक ने वो एट द एंड ऑफ द क्लास क्वेश्चन किया था. तो विस्कस फोर्स आपका उसी तरह होता है जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स होगा या ईयर रेजिस्टिव फोर्स होगा. ओके, बट दिस विस्कस फोर्स इज एक्टिंग इन लिक्विड. ओके, लाइक आपका जो लिक्विड होगा उसमें अगर आपने इस डायरेक्शन में फ्लो करना है तो आपके फिर विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट होगा. ओके, दिस इज द एफ. सर अभी तो हमने डेंसिटी निकाली ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम से निकल जाएगी. वेट उसने दिया हुआ है तो वेट इज इक्वल टू mg, तो m निकालना है तो वेट को g से डिवाइड करके 9.81 से मास निकल जाएगा. वॉल्यूम उसने हमें बता दिया 0.18 स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू इट्स लेंथ, जो कि 1.2 है.
तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो यही होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ही होता है ना, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी निकल जाएगी, सिंपल थिंग। यस अब्दुल वासी आपको समझ आ गया? अफजाल जी सर। सर मुझे क्लियर है सर। अच्छा क्लियर है ओके। अच्छा फॉर द सिलेंडर एट पोजीशन x show that the upthrust due to the oil is 200 न्यूटन। सर अब थ्रस्ट का फार्मूला ये नहीं होता रो जी वी, यानी रो जी ए एच? या वो फार्मूला होता है यहाँ पे? तो सर बस मेरे ख्याल से वही नहीं लगाएंगे, हम्म, वो लगा यही दो। फार्मूला 200 आ जाएगी। आ रहा है उससे, उस फार्मूले से? यस सर आ रहा है। ओके सो आप वो फार्मूला यूज कर लो। यार अब थ्रस्ट का ना फार्मूला बेसिकली होता है रो जी वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इसी तरह निकलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास होता है और हाइट होती है, तो हाइट यहाँ पे एल उसने दी हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया उसने 0.018 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आसानी से निकलेगा उससे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। तो टेंशन इन द वायर, सर टेंशन तो वो है जिससे वो उसको पुल कर रहे हैं, तो टेंशन का तो यही फार्मूला नहीं होगा, जो इसका वेट है और जो अप थ्रस्ट है वो माइनस कर देंगे तो टेंशन निकल आएगी। यस सर वैसे वेट, हाँ वेट नीचे लग रहा है, अप थ्रस्ट ऊपर को लग रहा है, ठीक। एक्चुअली ये आपका कुछ इस तरह होगा कि ये आपका रोप हो जाएगा ओके, तो टेंशन इस पे अपवर्ड होगा ओके, और इस पे हमारे पास ये लेट्स से ये आपका वाटर में लो किसी, इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो एफ अप हो जाएगा और इसका एक वेट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एफ अप प्लस टेंशन इज इक्वल टू यस सर। वेट ओके। तो Weight, इस फॉर्मूले बिल्कुल से सर। आप कर लो। टेंशन आपने फाइंड करना है तो एफ अप थ्रस्ट तो आपने फाइंड कर दिया लास्ट, वो 200 था, और वेट आप फाइंड, वेट भी आपने Yes, given sir. है। वेट 560 है सर, 560 Yeah. minus 200 is equal to 360 न्यूटन। या वो आपका आ जाएगा सही। यस सर। ओके नेक्स्ट पार्ट, द पावर आउटपुट। सर ये पावर है, पावर तो मेरे ख्याल से वर्किंग एनर्जी पावर में फिर तभी कर लेंगे पावर के सवाल। नहीं इजी है ये तो काफी इजी है एक्चुअली। हमारे चलिए ठीक है सर, करवा दो। पास एक्चुअली हमारे पास पावर किसकी इक्वल होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम ओके। तो Yes, sir. एनर्जी हमारे पास होता है mv स्क्वायर, काइनेटिक वो कर लो तो ये आपका mv स्क्वायर v स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, तो v उसने दिया हुआ है, मैथ्स में हमें पता है, और टाइम नहीं सर हमें पता। एक्चुअली ये आपका हो जाएगा mv into v डिवाइड बाय t, तो ये आपका हो जाएगा mva तो नहीं हो जाएगा ये आपका हो जाएगा mv into v डिवाइड बाय t into v, तो ये आपका ma हो जाएगा into v, ये Yes. आपका f into बिल्कुल। v। समझ आ गई मुझे। उफ अस्तगफिरुल्लाह। तो ये आपका वेलोसिटी मैंने दी है आपको? Yes, sir. 0.020 आपको गिवन है ओके। और कौन से, एक्चुअली ये आपका मोटर है ओके, दिस इज द मोटर। तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको अप करने में? दैट इज टेंशन फोर्स, सही है? यस सर। तो वो टेंशन फोर्स आपने यहाँ पे पुट करना है, और कितने वेलोसिटी के साथ वो ऊपर आ रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है, सही है? 0.020। तो वो आपको इस मोटर का पावर दे देगा कि ये मोटर कितना पावर ऐड कर, जिसके थ्रू ये इस ब्लॉक को अपवर्ड की तरफ खींच रहे हैं ओके। द क्वेश्चन इज द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। तो ये जो ऊपर मोटर लगा है ना जिसके थ्रू वो नीचे ब्लॉक को अप कर रहा है, तो नीचे ब्लॉक को अप करने में वो टेंशन फोर्स ऐड करेगा ओके, और कितने वेलोसिटी के साथ वो कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू fv, लाइक कितने वेलोसिटी के साथ वो अप आ रहे हैं ये ब्लॉक, इट विल मूव अप विद सम वेलोसिटी। सही है? यस सर। अच्छा सर आवाज आ रही है? ओके ओके सर आ रही है सर। सर हम न्यूमेरिकल ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल का ही मसला होता है। जी सर न्यूमेरिकल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। Okay. Okay. Question number 3 part B. Endeavour release a solid sphere of radius 16 cm from the seabed. The sphere move vertically upward towards the surface of the sea. Okay. The weight of the sphere is 20 Newton. The upthrust acting on the sphere is 170 Newton. The upthrust remain constant as the sphere move upward. Calculate the density of the material of the sphere. तो ये density mass per unit volume से होगा. यस सर, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से। Okay. तो मास आपका वेट से आ जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा? सर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का। या रेडियस इज 0.16 ओके। यस आप वो फार्मूला यूज कर लो ओके, सो से हो जाएगा। ओके कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एज इट रिलीज फ्रॉम रेस्ट।
तो सर फोर्स इज इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन निकल आनी चाहिए, यानी फोर्स हम लेंगे फिर वेट, यानी अप थ्रस्ट माइनस वेट फोर्स हो सकती है ना, तो 150 हो जाएगी। F इज इक्वल टू एम और मास हम निकाल लेंगे तो ए निकल आएगा उससे आसानी से। ये आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जिस तरह हम वो एयर पैराशूट के लिए लेते थे उसी तरह आपने ये रिलेशन देना है। यहाँ पे आप थ्रस्ट आपका क्या हो गया 170 माइनस वेट इज 20 न्यूटन, सो इससे आपका एफ रिजल्टेंट आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम ए दैट इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। मास आपको गिवन है कि नहीं, 150 डिवाइड बाय मास, सर है ना मास गिवन 20 न्यूटन, वेट है तो 20 डिवाइडेड बाय 9.81। या मास आप वहाँ से फाइंड कर लो, यस 20 डिवाइड बाय 9.8 से, ओके। सो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, सही 20 डिवाइड बाय 9.8। अब्दुल वासी समझ आ रहे हैं आपको ना, अफजाल अब्दुल वासी। जी सर क्लियर हो गया है। Okay, next part, the viscous drag force acting on the sphere is given by this, where R is the radius of the sphere, V is the speed, the constant K is given to you, determine the constant speed reached by the sphere. Okay, V हमने find करना है, okay. K की वैल्यू सर डी तो हमने निकाल लिया, ड्रैग फोर्स हमारी यही होगी ना 150 न्यूटन इज इक्वल टू के भी हमें पता है, आर स्क्वायर भी हमें पता है, तो वी स्क्वायर निकलेगा आसानी से। ड्रैग फोर्स तो ऊपर वाली ही होगी मेरे ख्याल से, यानी ड्रैग फोर्स वही है ना जिससे वो ऊपर जा रहा है, तो अप थ्रस्ट माइनस वेट। एक्चुअली ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका ड्रैग फोर्स इस पे किस तरह एक्ट होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस पे ड्रैग फोर्स आपका डाउनवर्ड की तरफ होगा, बिल्कुल सर। और वेट भी इसका डाउनवर्ड है, सही है। और इस पे अप थ्रस्ट फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वो अपवर्ड है, एफ अप थ्रस्ट, सही है, वो अपवर्ड है, तो आपका ये एफ अप हो जाएगा, डी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। फिर ऐसी आसानी इसमें सारी वैल्यूज दी हुई, हमने सिर्फ पुट करके आंसर निकालना है, बी निकालना है। यस, तो ड्रैग फोर्स आपका आ जाएगा, अब एफ अप थ्रस्ट कितना है वो आप फाइंड कर, वो आपको गिवन है 170 माइनस डब्ल्यू कर लो, या उससे आपके पास ड्रैग फोर्स आ जाएगा, बस सिंपल, ये इजी है, ओके। इसमें वेलोसिटी आप वो आ जाएगा। फिर सर ये वाला हो जाएगा सर। नेक्स्ट, सर आप थोड़े बहुत P1 भी प्रैक्टिस करवा देना। अच्छा ये वाला जो है ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है, ओके। ये सर देखो साउंड नहीं ना करते, साउंड का नहीं करते। okay, this question, a thin disc of radius r is supported at its center 0 O by a point. The disc is supported so that it is vertical. Three forces act on the plane of the disc as shown in figure. Two horizontal and opposite force each of magnitude इतना act at point A and B on the edge of the disc. A force of 6 Newton, okay, at an angle theta below the horizontal act on the midpoint C. Okay, C is the midpoint of the radial line of the disc. Okay, this is the radial line, midpoint of the radial line. As shown in figure, the disc has negligible weight and is in equilibrium state. And expression in terms of r for the torque of the coupled due to force A and B. अच्छा ये तो रिलेशन इजी है, 1.2 हो जाएगा टाइम्स r प्लस 1.2 टाइम्स r। सर 1.2 into 2r हो जाएगा बस। यस 1.2 या 1.2 into 2r हो जाएगा, वो 2.4 r हो जाएगा। हाँ वही सर एग्जैक्टली। Fraction between the disc and the plane is negligible. Determine the angle theta. So we need to find the angle theta. ये नहीं समझ आया सर मुझे कैसे निकालना है। Okay, we need to find the angle theta. अच्छा ये इसका मोमेंट, दिस इज r डिवाइड बाय 2, ये फोर्स हमने फाइंड करना है, ओके। तो इट मींस के ये हमने फाइंड करना है, r मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा r डिवाइड बाय 2 टाइम्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे ना इसमें। नहीं इसका ये आ जाएगा 6 sin थीटा आ जाएगा, will be equal to this force that is equal to 1.2 times सर विल बी इक्वल टू कपल ही होगी, पूरा कपल होगा। हाँ Yeah. बिल्कुल 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 अच्छा r आपका r के साथ कट जाएगा, समझ आ गई, हो गया। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह, ये आप वहाँ पे ले जाओ या 3 आ जाएगा इससे, तो 2.4 डिवाइड बाई 3 0.8 आ जाएगा, या साइन इनवर्स ले लो 0.8 का तो आपके पास थीटा आ जाएगा। फिर ये वाला सवाल मजे का था सर। अच्छा यहाँ पे आपका वो जरूरी नहीं कि आपने मूवमेंट आर्म को वो लेने, यहाँ पे आप देख लिया करो कि आपको एंगल कहाँ पे गिवन है, ओके। तो यहाँ पे आप फोर्स को भी ले सकते हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में लिए लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल, वहाँ पे हम मूवमेंट आर्म का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आप फोर्स का भी ले सकते हो, ओके। परपेंडिकुलर बस आपने बनाना है टॉर्क के लिए,
अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब्दुल वासिफ समझ आ गया ना आपको? जी सर। ओके मुझे लगता है अभी वैसे सो जाता है क्लास के अंदर। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क। ओके यहाँ पे क्या होगा? 6 न्यूटन सर। कैसे? रिजल्टेंट तो वही निकालना है। या एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बाय दिस फोर्स, तो एक ही फोर्स रह जाएगा 6 न्यूटन, वो आपका यहाँ पे ऐड होगा इस पिन पे। ओके 3 फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, तो ये दिस फोर्स विल कैंसिल आउट बाय दिस फोर्स, सो ओनली वन फोर्स विल ऐड एंड दैट इज 6 न्यूटन विल एक्ट एट पॉइंट ऑन पिन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid of density rho fill a container to a depth h as shown in figure 2.1. Okay, the base of the container has an area a. Derived from the definition of pressure and density, the equation rho is equal to p is equal to rho g. इक्वेशन निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यस सर। तो यहाँ बस पे- एक को वेट करना। so rho g ऐसे आ जाएगा, easy है काफी। Okay, a small solid sphere fall with constant velocity through the liquid state. अच्छा name of 3 forces acting on the sphere, तो कौन कौन से forces act हो रहे हैं? यहाँ पे एक upthrust force होगा, weight होगा दूसरा, और solid small sphere fall on तो viscous force होगा। Okay, विस्कस अपथ्रस्ट और वेट। yeah, avoid equation that relate the magnitude of these forces. तो weight तो आपका downward होगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस विस्कस। या upthrust is equal to weight plus viscous. Okay, state and explain the change in energy that occur on the sphere occur. अच्छा यहाँ पे viscous force भी आ गया, तो थोड़ी सी वो एनर्जी उसमें भी होगी, जैसा एयर रेजिस्टिव फोर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा एनर्जी उसमें भी चेंज होगी। सही है, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ हीट में आपका एनर्जी चेंज होगा, सही है, बिकॉज ऑफ दिस विस्कस फोर्स। उसको मिनिमाइज करने के लिए वो एनर्जी को वेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट सी। The liquid in the container is liquid L. Liquid M is now added to the container. The two liquid do not mix. The total depth of the liquid is 0.17 meter. Okay. Okay. Show that the pressure inside the liquid varies with height h above the base of the container. Set the value of the atmospheric pressure. 9.10 into 10 raised to power 4. Okay. Next part. I mean the density of liquid m. So density is equal to rho. Density किसे कहते हैं? rho को कहते हैं? Yeah. Mass per unit volume. नहीं सर, लिक्विड्स में क्या फॉर्मूला होता था? rho g h ही होता Yeah. था। Rho gh. Yes. तो rho क्या होता था? प्रेशर। नहीं, rho जो है वो आपका rho डेंसिटी को कहते हैं। rho is the density mass per unit volume. यस सर। तो rho g भी हमें पता है, h भी हमें पता है। h तो पता चल गई है ना, h हो जाएगी 0.07 और प्रेशर भी हमें पता है 9.10 into 10 raised to power 4. For the liquid M हमने फाइंड करना है। ओके, डेंसिटी फॉर द लिक्विड M, तो ये हमने फाइंड करना है इस लिक्विड के लिए। सही है, एंड दिस इज द डेप्थ। ओके, तो ये आपका H है। ओके, तो ये 9.8 हो जाएगा रो, यू नीड टू फाइंड रो एंड P विल बी दिस वन। ये कितना है एंड दिस वन, तो वो 9.515 माइनस 9.10 डिवाइड बाई H विल बी दिस वन। ये कितना है ये आप फिर देख लो। ओके, कि ये आपका कितना बन रहा है। ओके, सिर्फ 0.0. ये एंड ये एक तो आपका ये हो जाएगा, वो आप फिर देख लो, x माइनस वो कर लो, फिर 0.10 ये आ गया, और ये x आप फिर यहाँ से देख लो, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.15 है।
0.17 बन रहा है, ओके 0.17, 0.18, 0.19, या 0.17 ये बन रहा है, ओके 0.17 माइनस 0.0 ये कर लो, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू रो एंड जी वैल्यू इज 9.81, ओके। तो यहाँ से आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी फॉर द लिक्विड एम। अगर लिक्विड एल का कहें तो फिर लिक्विड एल का आपने वो वाला उसके अकॉर्डिंग लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैल्यू क्यों लिए है, 9.15 और 9.10? सर आपने टोटल प्रेशर लिया, यानी नीचे जाके प्रेशर इतना हो जाता है, तो टोटली नहीं, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, एक्चुअली प्रेशर एक्ट कितना कर रहा है इसके ऊपर वो लिया आप। या एक्चुअली क्योंकि देखिए ऊपर वाली सरफेस पे 9.15 कर रहा है, नीचे वाली सरफेस पे 9.010 कर रहा है, तो टोटल कितना कर रहा है? एक्चुअली प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट, ओके। तो Height, yes, sir. या तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, ओके, और यहाँ पे हाइट कितना है, तो इस तरह यहाँ पे कितना है, तो वो आपने उस तरह लेना है। Yes, sir. Question 6. या क्वेश्चन नंबर 6। Cylinder is made from material of density. Thus, the cylinder has a diameter of this, and length of this. Show that the cylinder has the weight of this. So, density पता है हमें, तो density is equal to mass over volume. तो volume का diameter से दिया हुआ pi r square h होता है, तो length भी हमें पता है, तो उससे हम radius निकाल लेंगे, density से उसको multiply कर देंगे, तो उसका mass आ जाएगा। जब mass आ जाएगा तो W is equal to mg into 9.18 करेंगे, 81 करेंगे, तो उसका weight आ जाएगा। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा है। पार्ट बी। फिर भी लिखते हैं। अब्दुल वासिफ साहब समझ नहीं आई तो यार बता दिया करो साथ ही। या अब्दुल वासिफ, अच्छा ये इस तरह होगा कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो मास आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज 2.7। यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, ओके। दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में आपका ये, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अच्छा ये दिस इज द सिलेंडर। तो सिलेंडर में अगर आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, यू नीड टू टेक द सर्कमफ्रेंस एंड यू विल मल्टीप्लाई दैट सर्कमफ्रेंस विद दिस एल, ओके। सो दैट्स विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एल हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया, तो आपने ये पूरा एरिया लेना है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टाइम्स दिस एल। सो ये आपको पूरा एरिया दे देगा, ये पूरा एरिया। सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, सॉरी दैट्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ओके। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होगा, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होगा, ओके, और लेंथ जो होगा वो आपका मीटर में होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल आ रहा है, तो मीटर क्यूब आ रहा है, तो इट मीन दिस इज वॉल्यूम, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, ओके। अच्छा यहाँ पे मेरे पास मास आ जाएगा इससे, ओके, और क्वेश्चन क्या है, शो दैट द वेट, तो इसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 0.60, ओके, इजी है। बिल्कुल सही समझ आ गई। अच्छा पार्ट बी। Sir, part B, the cylinder in A is hung from an A of a non-uniform bar AB, as shown in figure 3.1. The bar has a length 50 centimeter and a weight 0.25 Newton. The center of the gravity of the bar is 20 centimeter from B. The bar is pivoted at P. The pivot is 12 centimeters from P. An object X is hung from the end P. The weight of X is adjusted until the bar is horizontal and in equilibrium. State what is meant by center of gravity, the point where its entire mass appears to act. Calculate the weight of X. अच्छा सर एक बात, अब pivot इसके अंदर उसने एक बताया है P. तो सर हम जो भी मोमेंट लेंगे वो हम P के अराउंड ही लेंगे ना। हालांकि आप देखें उसने ये भी बताया है कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बी है, तो हम बी को भी पिवट लेंगे या हम सिर्फ और सिर्फ पी को पिवट लेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अराउंड द सेम पिवट। या यहाँ पे आपने पिवट पी लेना है, तो सर बस ठीक है, तो 0.60 ये यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 0.60 इनटू हो जाएगा हमारा 0.38 इज इक्वल टू 0.25 इनटू 8 सेंटीमीटर प्लस x into 12 centimeter. अच्छा ये हमारे पास है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो चीजें कैलकुलेट द वेट x, तो वेट x आपने फाइंड करना है, तो बस वो तो सिंपल है, वो तो आपने इस तरह करना है कि सर अराउंड p करेंगे ना, या अराउंड p करेंगे, तो इसका क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये आपका क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी सर क्लॉकवाइज कौन सा क्लॉकवाइज होगा? सर ये p सर ये वेट एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा? कौन सा? हां एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इस 0.25 वाला 0.25 टाइम्स 0.20 हो जाएगा प्लस 0.60, वेट x का है ना, यस वेट x का है, तो 0.60 टाइम्स नहीं ये 0.20 नहीं लेना, यहाँ पे पिवट p से लेना है, मैं b से ले रहा था, ये 0.25 हो जाएगा टाइम्स ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा, ओके। ये डिस्टेंस कितना है, 0.08। अच्छा अब ये ले लो 0.6 प्लस 0.60 टाइम्स ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 विल इक्वल टू 38.38 वहां से आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू दिस b आपका x फोर्स है
और दैट्स इक्वल टू 0.12, तो इससे आपके पास आ जाएगा। सही है। जी सर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड। So the cylinder is now immersed in water as illustrated in figure 3.2. An upthrust causes the cylinder and the body. An upthrust acts on the cylinder and the body is not completed. Explain the origin of upthrust. Explain why the weight of X must be reduced in order to obtain equilibrium. क्योंकि upthrust obviously comes जैसे उसका weight हम adjust करेंगे तो equilibrium में आएगा, otherwise वो right side के ऊपर anti clockwise sorry clockwise उसका torque बन जाएगा। Am I correct sir? अच्छा, ये ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे कुछ इस तरह होता है कि दिस इज द वाटर, ओके, ये आपका वाटर है, तो इसके अंदर हमारे पास सिलेंडर होता है, ओके, इस तरह। तो इस सिलेंडर पे हमारे पास दो फोर्सेस एट हो रहे हैं, वन इज इन दिस फोर्स, ओके, दैट इज F1, और सेकंड फोर्स आपका ये इस डायरेक्शन में एट होगा, दैट इज F2। सो F1 इज ग्रेटर देन F2, ओके, then this cylinder will move up, okay, and that force is the upthrust force. Like you can say that your upthrust force is equal to F1 minus F2. अच्छा, प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो origin of the upthrust कि the pressure at the bottom is greater than the pressure at the pressure present at the top of this cylinder, okay. अच्छा, pressure of this is greater than this pressure. How? ये किस तरह greater होगा यहाँ पे? P1 is greater than P1 is greater than P2 because pressure depend on the height, okay. So this height is H1 is greater than H2, okay. That's why your pressure P1 is greater than P2, okay. So that's why so this cylinder will move up, okay, in higher concentration से lower concentration की तरफ हम हमेशा जाते हैं, and this force F1 force will act as a upthrust. यहाँ पे upthrust force आपका act होगा, सही, through which it will move upward. जो हमने लास्ट टाइम किया था वो अपथ्रस्ट का इक्वेशन में भी हमने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई द वेट ऑफ एक्स मस्ट बी रिड्यूस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम फॉर ए बी। या दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, क्योंकि वो अपथ्रस्ट के इक्वल नहीं है, इस वजह से ज्यादा अपथ्रस्ट है। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होगा कि आपका टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे आपका जो टेंशन है, टेंशन प्लस एफ अपथ्रस्ट दैट्स विल इक्वल टू वेट। पहले क्या था? टेंशन इज इक्वल टू वेट, ओके। जब ये सिलेंडर, इसमें कोई यहाँ पे वाटर नहीं है तो आपका क्या होगा? टेंशन विल बी इक्वल टू वेट। लेकिन जब आप इसमें वाटर डाल दो तो फिर इसका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, तो आपका टेंशन क्या हो जाएगा? वेट माइनस एफ अपथ्रस्ट हो जाएगा, ओके। तो टेंशन यहाँ पे कम हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स ये ऐड कर रहा है इसको अप करने में वो कम है, तो यहाँ पे भी आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको बैलेंस करने में, ओके। इस बीम को बैलेंस करने में आपको अब कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। इस यहाँ पे एक्स फोर्स विल बी रिड्यूस, ओके। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि आपका टेंशन कम हो गया। पहले टेंशन क्या था? टेंशन आपका वेट के इक्वल था, ओके। जब कोई वाटर नहीं था, टेंशन इज इक्वल टू वेट, तो यहाँ पे आपको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड था, ओके। एक्स फोर्स आपको ज्यादा रिक्वायर्ड था टू ब्रिंग दिस बीम इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जब आपने इसमें वाटर को इंसर्ट कर दिया तो वहां पे अपथ्रस्ट फोर्स भी अब हेल्प आउट कर रहा है टेंशन का, सही है। तो अब आपका टेंशन क्या होगा? दैट इज इक्वल टू वेट माइनस एफ अपथ्रस्ट, यानी आपका जो टेंशन फोर्स है वो अब कम हो गया। अब आपने अगर इसको पिक करना है ऊपर की तरफ तो कम फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा। क्यों कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि आपको अब अपथ्रस्ट फोर्स भी आपकी हेल्प आउट कर रहा है इसको ऊपर लाने में। समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, समझ आ। या अगर आपने इस सिलेंडर को पिक करना है तो आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ओके। तो कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो इट मींस कि यहाँ पे भी अगर आपने फोर्स के अप्लाई करना है जस्ट इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस तो वो फोर्स कम होगा एज कम्पेयर टू दी इनिशियल फोर्स, ओके। इसको आप लोग देख लो तो समझ आ जाएगा फिर कितना मुश्किल है। एक्चुअली जब आप वो आपका जो बैलेंस होता है फिजिकल बैलेंस जिसके थ्रू आप वेट को मैयर करते हैं, सही है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम टेंशन को मैयर कर लेते हैं, ओके। इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका वेट हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे हम वेट को रख लेते हैं, तो ये इसका वेट होगा। जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स अपवर्ड की तरफ ऐड होगा। तो यहाँ पे जो
होते हैं वो फिजिकल रेफरेंस, वो इस टेंशन को मुहैया करते हैं, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली पे आपको कहते हैं कि आपका ये इसका वेट इतना है। क्योंकि जब ये रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, जब ये मोशन में होते हैं तो हम वेट को नहीं देखते, जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं तो फिर तब हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि वेट कितना है। तो जब ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो आपका टेंशन विल बी इक्वल टू वेट हो जाते हैं, सही है। तो फिर वो टेंशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका वेट इतना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी टेंशन के थ्रू वेट को मुहैया करते हैं।